पार्टनरशिप फॉर्म बनाने की सबसे पहली प्रीरिक्विजिट आपकी हो, पहले हम बात करें। पर्सन भी मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर सकते हैं, और कोशिश करनी चाहिए ऐसा नाम चूज करने की जो रिजेंबल ना करता हो। चलिए, आपने एक पार्टनरशिप फॉर्म तो बना ली है, लेकिन उस पार्टनरशिप फॉर्म को रन कैसे करना है? तो एक पार्टनरशिप फर्म को किस तरह से चलाना है? एक पार्टनरशिप फर्म में क्या पता पार्टनरशिप डीड, लेकिन इसका कहीं भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। बट एक पार्टनरशिप डीड बनने के बाद में उसे इनकम टैक्स में एग्जिस्टेंस में लाने के लिए हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है तो उसके लिए या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या 1% कंपनी के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। उसी सीरीज में आज हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें कि हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म करते हैं, उसका टैक्सेशन क्या होता है, उसमें कंप्लाइंसेस क्या होते हैं, किस तरह से पार्टनरशिप डीड बनती है, पार्टनरशिप फर्म में किस तरह से कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और पार्टनर को कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, और साथ ही पार्टनरशिप फर्म के क्या ड्रॉबैक हैं, सबके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर इस चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। पार्टनरशिप फॉर्म बनाने की सबसे पहली प्रीरिक्विजिट आपकी होती है कि आपको एक अच्छा पार्टनर ढूंढना है। तो अगर आपने एक अच्छा पार्टनर ढूंढ लिया है और उसके साथ आप पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके बाद में किस तरह से आपको पार्टनरशिप फॉर्म करनी है और उसके कंप्लाइंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। दो एलएलपी पर्सन भी मिलके एक पार्टनरशिप फर्म शुरू कर सकते हैं। साथ ही जब हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिलके भी एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकती है। मतलब यहाँ पर कोई भी दो लीगल एंटिटीज मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म को शुरू कर सकती है। चलिए, आपने दो लीगल एंटिटीज को ढूंढ लिया और अपनी पार्टनरशिप फर्म को शुरू भी कर दिया। अब बात आती है कि कितने मिनिमम पार्टनर्स चाहिए। तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब सेकंड बात आती है कि एक पार्टनरशिप फर्म का नेम किस तरह से डिसाइड होता है। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म के नेम पर एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। जब हम बात करते हैं एलएलपी, 1% कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन जरूर होती है कि आपका नेम यूनिक होना चाहिए और एक जैसी 2 कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन पार्टनरशिप फर्म के ऊपर नहीं होती है। बट यस, आप अगर चाहें अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ में एलएलसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इस तरह के वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हैं, बट एंड कंपनी, एंड एसोसिएट, इस टाइप की चीजों को आप यूज कर सकते हैं। बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रिनाउंड नेम्स आपके हो जाते हैं, रिलायंस, टाटा, ऐसे नाम के साथ आप अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकते। साथ ही आपको ट्रेडमार्क का भी ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए ऐसा नाम चूज करने की जो रिजेंबल ना करता हो। चलिए, आपने एक पार्टनरशिप फर्म तो बना ली है, लेकिन उस पार्टनरशिप फर्म को रन कैसे करना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस एक पार्टनरशिप फर्म पे लगेंगे और किस तरह से वो पार्टनरशिप फर्म चलेगी, इसके ऊपर भी एक बार बात कर लेते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म को किस तरह से चलाना है, वहां पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो होगा, एक पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल किस तरह से इंट्रोड्यूस करी जाएगी, अगर पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ ऑल्टरेशन करना होता है, किसी पर्टिकुलर पार्टनर का रिटायरमेंट या किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, ये सारी चीजें डिसाइड करी जाती है पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे। पार्टनरशिप डीड उन पार्टनर्स के बीच में होती है और वहां वो सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं जिसके बेसिस पे आपको अपनी पार्टनरशिप को गवर्न करना होता है। अब बात आती है कि एक पार्टनरशिप फर्म कितने तरह की हो सकती है। पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों ही तरह की हो सकती है। तो रजिस्टर्ड फर्म जो होती है वो रजिस्टर्ड होती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होती है, ऑल्दो ये भी एक सेपरेट टैक्सेबल एंटिटी होती है। एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का भी पैन कार्ड होता है, बट एक गवर्न होती है ओनली एज पर द पार्टनरशिप डीड, लेकिन इसका कहीं भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बनाने का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने के लिए आपको सारे पार्टनर्स के पैन कार्ड चाहिए होते हैं, उनके आधार कार्ड चाहिए होते हैं, एक साइंड पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है और साथ ही एक स्टैम्प पेपर होता है। स्टैम्प पेपर स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। इन सब के अलावा आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, वैलिड बिजनेस का एड्रेस प्रूफ। में अब बात यह आती है कि आपके पास में अभी अगर एड्रेस प्रूफ नहीं
नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट भी बनवा सकते हैं और उसके बेसिस पे भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसमें एक्सपेंडिचर भी होगा। अब क्या कोई इसमें बेनिफिट भी होता है जिसकी वजह से आपको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना चाहिए? तो जनरली वैसे तो इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 90% पार्टनरशिप्स अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप की तरह ही काम कर रही है, बट फिर भी इसके कुछ बेनिफिट जरूर होते हैं। अगर एक पार्टनरशिप फर्म और किसी थर्ड पार्टी में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो पार्टनरशिप फर्म उस थर्ड पार्टी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है। साथ ही अगर फर्म के नाम पर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करनी तो वहां पे भी फर्म को रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। चलिए, आपकी फर्म स्टार्ट हो चुकी है, फर्म की पार्टनरशिप डीड बन चुकी है, बट एक पार्टनरशिप डीड बनने के बाद में उसे इनकम टैक्स में एग्जिस्टेंस में लाने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा एक पैन कार्ड के लिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको टीडीएस की रिक्वायरमेंट हो सकती है, टैक्स डिडक्ट करना पड़ सकता है कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के ऊपर, तो आपको 10 नंबर भी साथ ही अप्लाई करवा देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती है तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी ले लेना चाहिए। बट अब जैसे कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको अपने ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करने के लिए एक करंट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक आपसे डिमांड करते हैं एक फर्म का करंट अकाउंट ओपन करने के लिए? तो बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक को आपकी पार्टनरशिप डीड चाहिए होती है, पार्टनर्स की केवाईसी चाहिए होते हैं और साथ ही पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड ही चाहिए होता है। इसके अलावा आपको एक एड्रेस प्रूफ देना होता है और इसके बेसिस पे आप अपनी फर्म का करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल किस तरह से इंट्रोड्यूस होगी। तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने का तरीका ये होता है कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल फर्म में लेकर आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स 50-50 प्रोपोर्शन में कैपिटल लेकर आए और उसी के रेशियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो रखे। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनर सिर्फ कैपिटल लेकर आ रहा हो और दूसरा पार्टनर सिर्फ अपने स्किल्स लेकर आ रहा हो, बट फिर भी वो अपना प्रॉफिट 50-50% में शेयर कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है पार्टनर्स के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिवाइड करना चाहते हैं और किस तरह से कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म में। सेकेंड, ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से मना कर दे, तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को एक दूसरा पार्टनर लोन भी दे सकता है और उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म अप टू 12% का इंटरेस्ट भी दे सकती है उस पार्टनर को। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में देखें तो एक प्रोप्राइटर अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को लोन नहीं दे सकता है, लेकिन एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी अर्न कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है साइलेंट पार्टनर का। अब ऐसा हो सकता है कि इसमें एक पार्टनर को जो सिर्फ फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो बट डे टू डे की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो, तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप डीड में ये चीज क्लियरली मेंशन कर दी जाती है कि ये XYZ पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, लेकिन डे टू डे की एक्टिविटीज में ये पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल को इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। अब उसके बाद ये बात आती है कि क्या पार्टनरशिप फर्म को कुछ अलग से रजिस्ट्रेशंस भी लेने की जरूरत होती है? तो जी हाँ, एक पार्टनरशिप फर्म शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में खुद को रजिस्टर करा सकती है। प्रोफेशनल टैक्स जो कि कुछ स्टेट्स पे एप्लीकेबल है उसमें रजिस्ट्रेशन ले सकती है। लेबर वेलफेयर फंड में रजिस्ट्रेशन, इसी के साथ में अगर फर्म को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो वो 10 नंबर भी अप्लाई कर सकती है। तो ये सारे रजिस्ट्रेशन एक पार्टनरशिप फर्म को लेने होते। साथ ही अगर फर्म के ऊपर जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अगर आप ट्रेडर है तो आपके पास 40 और 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर है तो आपके ऊपर 20 लाख और कुछ स्टेट में 10 लाख की एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो इट्स रिकमेंडेबल कि आप अभी से जीएसटी ना ले। 20 लाख और 40 लाख से आपकी रिसीट क्रॉस कर जाए उसके बाद ही आपको जीएसटी अप्लाई करना चाहिए। अब एक पार्टनरशिप फर्म बनने के बाद में उसके ऊपर कौन कौन सी लीगल कंप्लायंसेस करनी होती है एनुअल बेसिस पे, इसके बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म की लीगल कंप्लायंसेस में अगर आपने जीएसटी का रिटर्न लिया हुआ है तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी को फाइल करना होगा। साथ ही आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भी एनुअली बेसिस पे फाइल करनी होगी। इसके अलावा अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट भी कराना होगा। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ ट्रांजैक्शंस के ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी बनती है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा और साथ ही उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करके उसकी रिटर्न भी फाइल करवानी होगी। साथ ही अगर आपने ईएसआई और पीएफ में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसकी रिटर्न भी आपको फाइल करनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तो एप्लीकेबल होगी ही होगी, जिसको आपको क्वार्टरली बेसिस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा।
एक पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है, वहां पर उनके पार्टनर्स को किस तरह से कमीशन, रेम्यूनरेशन, सैलरी अगर उन्हें विड्रॉ करनी होती है तो वो किस तरह से कर सकते हैं, साथ ही उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसकी परमिशिबल लिमिट कितनी है इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली, और जो प्रॉफिट वो फर्म में से लेते हैं उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है, साथ ही इस ओवरऑल पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेबिलिटी क्या होती है, और एक और एंटिटी होती है जो कि पार्टनरशिप फर्म की तरह ही होती है जिसे हम एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप एक स्टार्टअप है या आप एक नए बिजनेस में एंटर होने की सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आपकी फाइनेंस, लीगल एंड टैक्सेशन से रिलेटेड मोस्टली क्वेरी इसी चैनल पे सॉल्व हो जाए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।